बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, आपको अच्छी सी चाय मिल गई होगी और अभी आप पुरसकून तरीके से उस चाय को एंजॉय कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, बच्चे स्कूल चले गए होंगे या जाने वाले होंगे और ऑफिस के टाइम भी हो गया आई गेस। लेकिन उसके साथ साथ जी आपको पता है कि आजकल हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स है जिन पे हम रोज़ सुबह बात कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से जो कि एक मामला चल रहा था उस पर भी आज हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहले जी वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मारकाए हक मनाने का ऐलान किया है उन्होंने कल, और पाकिस्तान ने जी भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्काए हक का नाम दिया है और इसको हर साल हम सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो अभी तक हम जिस खुशी और एक्साइटमेंट के साथ इसको सेलिब्रेट करें इसमें कोई शक नहीं है जी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दरीना कशीदगी है, जो बिलखसूस मसला कश्मीर के गिर्द घूमती है, एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी है। पाक भारत जो हालिया कशीदगी है इसके मामले के बाद दोनों ममालिक के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके दरमियान गुज़िश्ता रोज़ राबता भी हुआ और इस तलखी में वक्ती तौर पर कहा जाए कि नरमी पैदा करने की कोशिश की गई है। दोनों फरीकैन ने जी पहली बार राबते के एक मस्बत मरहले में फायरबंदी हो, ज़मीनी फ़ज़ाई बहरी कार्रवाइयाँ हो, उसको रोकने पर इत्तफाक किया। ये पेशरफ जी अगरचे एक वक्ती आप इसको सुकून की अलामत कह सकते हैं, लगा इसके पीछे जो छुपी संजीदा सियासी, दिफाई या जो सफारती हैपनिंग है और साथ साथ जनूबी एशिया के अमन को एक बार फिर मौजू बहस बना चुकी है। और हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि इस ये सारे रीजन में और ख़ास तौर पर इस कशीदगी ने बहुत सारे मामलात को उठाया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, साबिक जो सेक्रेटरी खारजा है एजाज चौधरी साहब और DGISPR की जानिब से जो दिए गए बयानात हैं उस पर पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है वो मज़ीद वाज़े हुआ है दुनिया के ऊपर। उनके मुताबिक जी पाकिस्तान के लिए जो मसला कश्मीर है वो अव्वलीन हैसियत रखता है और अगर कोई भी देर पा अमन इसी वक्त मुमकिन होगा जब तक कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला ना हल हो। जबकि भारत के अंदर भी बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले जो रुकने पार्लियामेंट है उन्होंने भी कहा है और उन्होंने पाक फ़ौज की ताकत को तस्लीम किया और कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फ़ौज वाला मुल्क है, इनके पास जदीद हथियार है, हमें कोई और एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है मोदी सरकार को, जो उन्होंने करने की कोशिश की और जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा उनको कैसे जवाब मिला। इस सारे मामले पर हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ नगमाना हाशमी साहिबा मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच नगमाना साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस मार्के को जो कि 22 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तान ने इसको मार्काए हक का नाम दिया है और इसको सेलिब्रेट करने के हवाले से भी कहा है। मैं चाहूँगी आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का और आप के प्रोग्राम में क्योंकि मैं पहली दफ़ा आ रही हूँ इसलिए मैं आपके तवस्सुत से पूरी कौम को, आपके नाज़रीन को और साथ ही हमारी जो पॉलिटिकल और हमारी आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप है मुझे तहसीन पेश करना चाहूँगी क्योंकि पूरी ये बहुत अच्छी तरह कर दिया है कि अगर बात हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे आएगी तो पूरी कौम जो है वो फ़ौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। और बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर का बड़ा ये अच्छा डिसीजन को सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरे नज़दीक इसमें के 2-3 फ़वाइद हैं। एक तो ये है कि और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए पिछले कई सालों से काफ़ी एक ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है उसमें एक डिसअपॉइंटमेंट, डिसइल्यूजनमेंट सा हो रहा था। कुछ शकूक व शुबहात पाकिस्तान की डायरेक्शन के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और कैपेबिलिटीज़ के बारे में उनके जहन में था, जो इस वक्त बिल्कुल साफ़ हो गया है और इस मार्काए हक ने ये साबित कर दिया है और एक कि जी हम एक ज़िंदा कौम हैं, हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साउथ एशिया की कौम हैं और हमारी टेक्निकल एबिलिटीज़, हमारा जज्बा, हमारी हिम्मत और हमारी डिटर्मिनेशन जो है वो
एब्सोल्युटली फर्म है, तो हमारी तरफ कोई मैली आंख से ना देखे। आई थिंक इससे जो हमारा यूथ है उसको बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला है, एक नया होप मिला है, एक नई उनमें उमंग पैदा हुई होगी कि हम फ़ख्र से अपना सर बुलंद कर रहे हैं और बिहाइंड द सीन्स पाकिस्तान एक्चुअली बहुत तरक्की कर चुका है। और बजाय इसके कि हम अपने ही मुल्क को हर वक्त तनकीद का निशाना बनाएं, ये बड़ा अच्छा मौका है कि सब मिल के अपने मुल्क को सेलिब्रेट करें और इस बात का अहद करें कि हम सब मिल के इसको हर एंगल से, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो या मिलिटरी हो और या टेक्नोलॉजिकल, हम हर फील्ड में मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह बहुत इम्पॉर्टेंट, और हम ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंशाल्लाह इस खित्ते की सबसे अहम और पावरफुल कौम बन के उभरेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नकमाना साहिब, कल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जो दोनों ममालिक के राबता हुआ है, ज़ाहिर ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट तो है ही, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो मसला कश्मीर को लेके बड़ा क्लियर लाउड स्टैंड है कि ये हमारी अव्वलीन तरजीह है। और सीज़ फायर का मामला जब हुआ और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट भी की और उन्होंने कहा कि जी बाद में हम मसला कश्मीर को भी लेकर आएंगे, जो उनके ख़्याल में रूट कॉज है इस कशीदगी का। आप क्या समझती हैं जी सिफारती सतह के ऊपर, चूँकि आप एज अ एम्बेसडर सर्व भी कर चुकी हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एक चीज़ को डिस्कस करने पर आते हैं। और मसला कश्मीर तो वो मसला है जिस पे कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, दो कि पाकिस्तान अपना जो मौक़िफ़ है या अपना केस है बड़े अच्छे अंदाज में प्रेजेंट कर चुका है माजी में भी। आपने बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम और एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया है। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है उसमें चाहे पाकिस्तान के अवाम हो या पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप हो, हम आप हों, हम सबको इस बात का पूरा यकीन है कि इस खित्ते का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा प्रॉब्लम रूट कॉज कश्मीर है। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा, ये इस खित्ते में अमन आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। हमने हमेशा ये कहा है कि देखें, ये एक इंटरनेशनल इशू है और ये ऑलरेडी जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके एजेंडे पे है, जिंदा है, और ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन मसला भी है। यू नो, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बेसिक ह्यूमन राइट है, जिसको इंडिया ने पिछली कितनी दिहाइयों से बिल्कुल सल्फ करके रख दिया है, और जिस किस्म का तशद्दुद, जिस किस्म की बर्बरियत जो है वो बेचारे कश्मीरी भुगत चुके हैं। तो हम हमेशा से, हमारी टॉप प्रायोरिटी हमेशा डिप्लोमेटिक फील्ड में कश्मीर रहा है। लेकिन देखिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है उसमें अभी आपने गाज़ा के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लिया कि जो बड़ी ताकतें हैं उनके यहाँ मॉरलिटी को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, ह्यूमन राइट्स को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, डेवलपमेंट को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। जब के लिप सर्विस होती है, जब उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ड्यूप्लिसिटी नज़र आती है, दोगलापन नज़र आता है। इसलिए इस दफ़ा जो है वो मसला बहुत डिफरेंट है। मोदी साहब ने, इंडिया ने हमेशा ये स्टांस रखा है कि जी ये मसला जो है मसला ही नहीं है, ख़ास तौर पे ये 2019 के बाद तो ये बिल्कुल हमारा अटूट अंग है और इंटेग्रल पार्ट है, और ये हमारा इंटरनल मसला है, और हम इसमें किसी तीसरे फरीक को या किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको नहीं डिस्कस करने को तैयार। लेकिन आज वो खुद ही उनको वो अपना नैरेटिव जो है, जो गलत नैरेटिव था, झूठा नैरेटिव था और हट धर्मी थी, वो अपने गरूर में अपनी इस उसमें मिस परसेप्शन में कि जी हम शायद बहुत बड़ा मुल्क हैं, वो आज सब परसेप्शन मुंह के बल गिर गया है। क्योंकि आज खुद इंडिया भागता हुआ गया है अमेरिका के पास कि जी आप सीज़ फायर करा दें हमारी।
बिकॉज इस मौके पे हमने उनको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज उनका वो नैरेटिव कि जी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं करेंगे, वो थर्ड पार्टी मीडिएशन पे भी तैयार हो गए हैं और टेबल पे आने को तैयार हो गए। आपके नाजरीन को मैं बताती चलूं कि पाकिस्तान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हमने हर मौके पे हर जगह रिपीटेडली कहा। फाइनली हमने तंग आके बालाकोट के बाद कहा कि अब हम बिल्कुल इंडिया से नहीं कहेंगे कि जी आप टेबल पे आए, क्योंकि वो समझते हैं ये हमारी कमजोरी है। अब हम मुज़ाकरात उस वक्त करेंगे जब इंडिया खुद कहेगा और टेबल पे आएगा। तो देखें, वक्त ने वो साबित कर दिया कि हमारा स्टैंड बिल्कुल ठीक था। और इस वक्त हम जो कश्मीर का मसला, जब हमारे मुज़ाकरात शुरू होंगे, अभी तो सिर्फ सीज़ फायर हुआ है, देखते हैं उसमें कितना वक्त लगता है। तो उसमें हमारे 3 टॉप एजेंडाज हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट एब्सोल्युटली कश्मीर का मुकदमा है कि कश्मीर के जो तनाज़े है उसको इंटरनेशनल जो रेजोल्यूशंस हैं और जो उनकी अपनी मर्जी है कश्मीरियों की, जो उनको शामिल करते हुए इस तनाज़े का हल हो। ठीक है नगवाना साहिबा, मेरा एक सवाल और दूसरे 2 भी मैं कहती चलूं 1 मिनट के लिए अगर मुझे आप इजाजत दें तो। और दूसरे 2 एजेंडा हमारे होंगे इंडस वाटर ट्रीटी का, कि इसको किसी हालत में इंडिया न छेड़े और उसका वो पाबंद हो उसको फॉलो करने का, और जो ऑलरेडी उसने मतलब उसकी वायलेशंस की हुई हैं और हमारा 19% पानी ऑलरेडी वो कम देता है, उसको रेस्टोर किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल हम किसी हालत में टेररिज्म के झूठे इल्ज़ामात नहीं बर्दाश्त करेंगे। और टेररिज्म पे बात होगी ना सिर्फ जो उनके मुल्क में होता है जो वो खुद करवाते हैं, बल्कि वो जो हमारे मुल्क में अफ़गानिस्तान के थ्रू भी और हथकंडों से भी कराते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं, उसको भी ख़त्म किया जाए। तब ही ये जो है हमारी तरफ से एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा बनेगा। ठीक हो गया, अभी आपने बड़ा डिटेल में बता दिया कि हमें क्या एजेंडा होगा, लेकिन इसके साथ साथ नगवाना साहिबा अभी जो इशू है बेसिकली, जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठी हैं, और अभी हम कांग्रेस रहनुमा का भी जिक्र कर रहे थे और कल हमने उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी देखा जो तमाशा लगा और जिस तरह से सुक्की का सामना करना पड़ा। लोग एतराज़ कर रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर भी, उनकी पार्टी के ऊपर भी, और जो एक्सट्रीमिज़म वो प्रमोट कर रहे हैं। फॉल्स प्रोपेगेंडा तो पिछले कई दिनों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन जो मौजूद हमने हमेशा देखा है कि मोदी जब भी पावर में आए हैं उन्होंने अपने एंटी पाकिस्तान बयानी को अपना के अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग किया है। और आप कहीं ना कहीं इस तीसरे टेन्योर में जो हरकतें हुई हैं, दो के हर टेन्योर में होती हैं, उसने बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया है। और अब अंदर से आवाज़ें उठना, ऑपोजिशन का पहलगाम हो, पुलवामा हो, उसके हवाले से सवालात करना कि उसके लॉजिक और प्रूफ दिए जाएं जो आप पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आप समझती हैं कि ये मोदी की जो हुकूमत है उस पर भी असरअंदाज होगी कहीं ना कहीं? देखिए, आपने माशाल्लाह एक और बहुत ही अहम सवाल किया है, जिससे ये भी साबित होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस इशू की माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो देखिए, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी का ये 3rd टर्म है, और आपने देखा होगा कि इस दफ़ा जो मोदी साहब को मिले हैं वोट, जितने उनका परसेंटेज ऑफ वोट मिला है, वो पहले दोनों इलेक्शनों से कम है। यहाँ तक कम है कि वो अकेले हुकूमत भी नहीं बना सकते थे और उन्होंने कोएलिशन हुकूमत बनाई। तो इसमें आपको इंडिया 1.5-1.6 बिलियन का मुल्क है, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनके जो लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी ये सेल्फ करेक्शन का और इस मोदी के जुनून का और इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे का और नेगेटिव पॉलिटिक्स को उन्होंने खुद चेक किया है। हैविंग सेड दैट, ये भी हकीकत है कि मोदी साहब के पॉपुलिज्म ने और हिंदुत्व फिलॉसफी ने कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इस कदर का फंडामेंटलिस्ट बना दिया है कि उनके अपने यहाँ ये एक बहुत बड़ी डिवाइड के तौर पे अब सामने आ रहा है। इंडिया में सारे हिंदूज, सारे सिख, सारे मुसलमान फंडामेंटलिस्ट नहीं हैं,
और हिंदुओं की मेजॉरिटी है, तो आप हिंदुओं की बात भी करें तो देखें इंडिया के सारे हिंदू फंडामेंटलिस्ट नहीं हैं। सारों का ये बिलीव करना नहीं है कि जी ये अखंड भारत होना चाहिए, और सारों का ये बिलीव करना नहीं है कि जी सफ़ाए हस्ती से और इंडिया से पाकिस्तान को भी आप हटा दें और मुसलमानों को भी सारों को गर्क कर दें। ऐसा नहीं है। इसीलिए वहाँ से आपको अब अंदर से आवाज़ें उठती नज़र आ रही हैं, जो ऑलरेडी मोदी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था अपने नेशनल इलेक्शंस में जो अभी हुए हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि इंडिया ने खुद इस बात को रियलाइज़ किया है, उनके इंटेलेक्चुअल्स ने, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, उनके मीडिया ने, कि ये इस तरह का पॉलिटिक्स जो है वो आगे नहीं चलेगा। और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया हुआ था मोदी साहब ने और बीजेपी ने और आरएसएस ने कि जी पाकिस्तान जो है वो तो बिल्कुल गरीब मुल्क है और उसको तो हम उसके पास तो ना टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, ना उनकी फ़ौज किसी काम की, और हम तो बस उनको चंद घंटों में फारिग कर देंगे। उसको बहुत बड़ा धचका मिला है। इस वक्त पूरी इंडिया इन अ स्टेट ऑफ शॉक है, और उसके साथ साथ पार्टनर्स और वाइडर दुनिया भी जो है वो इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वेस्टर्न मीडिया को पढ़ें इस वक्त तो लोग शशदर हैं कि ये इस कदर की प्रोफेशनलिज्म, इस कदर की टेक्नोलॉजिकल महारत और इतनी खुश असलूबी से चीनी प्लेटफॉर्म्स को और चीनी इक्विपमेंट को इंटेग्रेट करना कि अब इवन सबसे एडवांस्ड कौमें ये कह रही हैं कि इस स्ट्रेटजी को, इस मिलिट्री डॉक्ट्रिन को, इस प्रोफेशनलिज्म और प्रिसीजन को मिलिट्री कॉलेजेस में और अपनी फ़ौज को एस के स्टडी पढ़ाया जाए और अपने लोगों को, फ़ौजियों को पाकिस्तान भेजा जाए, ताकि वो ये जो अब नई दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, कम्युनिकेशन वॉरफेयर है, रेडार जैमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, और जो एक लड़ने का एक नया डॉक्ट्रिन है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स के साथ लड़ने का डॉक्ट्रिन है, उसको समझाया जाए। तो इस वक्त मोदी साहब की तो हर तरफ से पिटाई हो रही है, हर तरफ से पिटाई हो रही है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सरप्राइज कर चुके हैं और हम करना जानते भी हैं, चाहे कभी 2019 हो जब हमने चाय पिला के सरप्राइज किया था, या फिर अब हम इस 2025 की बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच नगमाना साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। नगमाना हाशमी फॉरेन एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद थी जी, मौजूदा सूरत हाल पे अपना तज्जिया दे रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Ladies and gentlemen, I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. I am so thankful for Allah helped us in achieving more than what we deserve. It's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, it's all the training. I think it's the, as mentioned, the direction, the leadership that propels you in that direction, gives you confidence. PAF वर्सेस IAF 6-0, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जब भी सुनते हैं हम एज अ पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं और बड़ी एक्साइटमेंट होती है। आज ही हम सेलिब्रेट तो डेफिनेटली हम कर रहे हैं इतने दिनों से, जब से मामला हुआ है कि किस तरह से हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने हमें प्राउड किया, एज अ नेशन सेव किया है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली पाक फ़ज़ाइया के हवाले से बात करेंगे, जिनकी जो टेक्नोलॉजिकल एक सक्सेस रही है, साथ साथ जो उनकी स्ट्रैटेजी हो, टेक्निक
टेक्निक हो, प्रोफेशनलिज्म हो, हर चीज़ ने साबित किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है जी किसी से कम नहीं है और आलमी सतह के ऊपर इसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। लोग इनकी स्ट्रैटेजी और स्किल के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स कहा जा रहा है। सो ये हमने साबित किया है और विद टाइम साबित किया है। एवरी सिंगल टाइम हमने जब भी हमारी एयरफोर्स ने इस चीज़ को केटर किया या काउंटर किया किसी भी अटैक को, इतनी महारत के साथ किया। आज हम उसी के हवाले से बात करेंगे। और कल जिस तरह से परसों हमने प्रेस ब्रीफिंग भी देखी, हमारे साथ इस वक्त जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। ये जो जिस हम खुशी को और जिस एक्साइटमेंट के साथ ये 6-0 वाली जो टर्म है ना, हमें सुनने में कितनी अच्छी लग रही है। एंड आई थिंक कि विद टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑन एंड ऑफ ये प्रूव किया है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट। इनफैक्ट वी आर द बेस्ट राइट नाउ। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, और बीच में 80s में जब अफ़गानिस्तान का भी क्राइसिस हुआ, रशियन ऑक्यूपेशन हुआ वहाँ पे, उसके बाद तो इवन उसमें आई एम श्योर लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा कि उस जब अफ़गानिस्तान वाज अंडर द रशियन फ्लैग फॉर अबाउट 7-8 years, तो उसमें भी हमने कोई 10 एक जहाज़ रशियंस और उनके भी गिराए। वन ऑफ माई फ्रेंड, माई कोर्समेट, ही शॉट डाउन a Russian pilot जो कि अफ़गानिस्तान की तरफ से फ्लाई कर रहा था, एंड लेटर ऑन ही बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि हिस्टोरिकली जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और मैक्सिमम हमारे कॉन्फ्लिक्ट इसके साथ हुए, एक ही तो पड़ोस में बैठा हुआ है उसी को शौक है कॉन्फ्लिक्ट करने का, वो बार बार आता है, बार बार आता मुंह की खाता है और चला जाता तो है। वो हिस्टोरिकली आप 49 में 59 में देख लें, ईद वाले दिन एक इंसिडेंट हुआ था, उस दिन हमने शूट डाउन किया। 65 वॉर में फिर देख लीजिए, 71 में देख लीजिए, बिल्कुल, और कारगिल में, उसके बाद अभिनंदन को देख लीजिए, 2019 एंड नाउ दिस। यस। अच्छा, अब सब हैरान हैं, अब सब परेशान हैं, बिकॉज हम राफेल की जिक्र कर रहे हैं, हम उन टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स का जिक्र कर रहे हैं जिसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, यू नो, और सारी दुनिया हैरान परेशान है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ वी हैव काउंटर्ड यू नो द फ्रेंच टेक्नोलॉजी जिसको माना जाता है दुनिया भर में। वो हमेशा कहते हैं, जिन्होंने ऐसे कहा कि राफेल इज़ अ पोटेंट प्लेन बट इफ़ एम्प्लॉयड वेल। सो ये इस पॉइंट पे ज़रा, चूँकि आप सर्व कर चुके हैं, यू नो द डायनामिक्स, प्लीज़ थोड़ा सा हमें बताएं। राफेल इज़ एक्चुअली 4.5 to 5 जनरेशन। इससे जनरेशन क्या होती हैं? इट्स द ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और वेपन जो आप कैरी कर रहे हैं। वह टाइम के साथ साथ चीज़ें, जैसे आपके कोई अगर मोबाइल फ़ोन है, उसके भी वर्जन बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। इसी तरह इसमें भी जनरेशन होती हैं कि किस जनरेशन का है। इट्स एक्चुअली वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट। और वो किसी ने पूछा कि आप क्या कहेंगे कि क्या फ़र्क था राफेल में और JF-17 में या J-10 में? मैंने कहा वो जो बंदा बैठा हुआ उसका फ़र्क था, और क्या होना है। एग्जैक्टली। सो इट्स अ वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट। और बदकिस्मती है मार्शल दाशो जो कंपनी है फ्रांस की कि पहले ही एनकाउंटर में जब उनका कोई, देखिए असल तो वेपन का पता चलता है कि बैटल में क्या काम कर गया। एग्जैक्टली, या यू आर सो राइट। और अगर इतने बड़े लेवल के ऊपर उसको देख लीजिए, आप ब्रह्मोस को देख लीजिए, जो उनका वेपन सिस्टम है रशियंस का, इट्स बेस्ट। इसको पेट्रियट जो बड़ा फेमस अमेरिकन जिसको यूज़ करते रहे, इसको उससे या नॉच ऊपर रखा जाता है। अच्छा। तो अब वो बेचारों को पता नहीं था कौन सी बैटल में किसके साथ जा रहे हैं। तो आई थिंक वो फिर आपने शेयर्स वेयर तो सुना ही होगा, गिर गए, उनके पहले दिन ही गिर गए। और अब तो शायद सुना, मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ कंट्रीज उनके ऑर्डर्स को कैंसिल कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं। सो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह एज ए नेशन हम तो अल्लाह ताला का बहुत करम है, शुक्र है। बेशक, लेकिन जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, चाइनीज खट गए। यू आर सो राइट। चाइनीज ने तो इस सारे मोमेंट को, इनफैक्ट वी वर डिस्कसिंग द मीम्स, जितने वो इंटरेस्टिंग तरीके से मीम्स ही बना रहे हैं। हालांकि हम पाकिस्तानी मीम गेम में वी आर द बेस्ट, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट चाइनीज ने एक्चुअली दे एंजॉयड दिस होल सिनेरियो इन ऑन सोशल मीडिया कि भाई ये क्या हुआ है। वो जो एक जहाज गिरने का उन्होंने मीम बनाया, इट्स अमेजिंग, अमेजिंग, इट्स हिलेरियस। अच्छा सर, जिस तरह से आप अभी खुद भी बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारी जो एयरफोर्स है, हर मार्के में हमने ये प्रूव किया है, बिकॉज हम दुनिया के दिमाग में एक चीज़ थी
कि हम शायद छोटा मुल्क हैं, हमारी फ़ौज की तादाद इतनी है, टेक्नोलॉजी वाइज शायद हम इतने एडवांस्ड नहीं हैं, या हमारे पास उस तरह के एयरक्राफ्ट्स नहीं हैं। एक एयरक्राफ्ट जिस राफेल का हम जिक्र करें, जब ये ख़रीदा गया था तो जिस तरह से उसको सेलिब्रेट किया गया था, बट एट द सेम टाइम JF-17 थंडर की हम जहाँ बात करें, जिसको हमने कहा है कि इट्स आवर प्राइड, उससे काउंटर करना, आप ट्रेनिंग्स और इनकी टेक्नोलॉजिकल जो एक सेंस है उसको विद टाइम डेवलप करना, ये जो ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है विद टाइम, ख़ुद को अपडेट करना, इन रिसोर्सेज के साथ खुद को जेल इन करना। ये जो ट्रेनिंग वाली बात है ना, ये बहुत मैटर करती है। और मुझे याद है कि जब हमने अपनी फ़्लाइंग ट्रेनिंग कॉम्बैट फ़्लाइंग की शुरू की, तो हमें सबको यही बताया जाता था कि आप जब 2 उड़ेंगे तो आपको 6 का सामना करना होगा। सो यू हैव टू लर्न टू फाइट आउट नंबर्ड। सबसे पहली बात तो ये कि नंबर गेम तो है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन वक्त के साथ साथ फिर प्रोफेशनलिज्म जो है वो इतना अच्छा होता गया। हमने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए। एक इंस्टीट्यूशन है जिसको सारी दुनिया अब तो जानती है, जैसे अमेरिका का एक टॉप गन मशहूर है, बट आई कैन अश्योर यू हमारा जो इसका इक्विवेलेंट है द कॉम्बैट कमांडर स्कूल, जहाँ पे अब एस है, दैट इज़ वेरी वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट, आप उसको कह लें। और जो एक बुनियादी सी चीज़ मैं समझता हूँ कि जो एयर मार्शल असगर खान से शुरू हुई और वो होते होते आज यहाँ तक पहुँची है, अभी जो चीफ है, एवरीवन हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग। लेकिन पिछले कोई 10 साल में और पिछले 6 साल में थिंग्स हैव इतनी चेंज हो गई हैं कि इंडियंस कुड नेवर एक्सपेक्ट, उनको एक सरप्राइज नहीं मिली, मल्टीपल सरप्राइजेस। इट्स नॉट जस्ट एयर, वी हैव द पाकिस्तान एयर फोर्सेस बिकम एयर एंड स्पेस फोर्स। आपने सुना होगा कि सैटेलाइट के साथ मार्शल औरंगजेब ने भी बताया, हमने तो सैटेलाइट इमेजेस दिखा दिए। हम जो इवन समटाइम्स हम जब जाते हैं कवरेज के लिए भी, दे मेक श्योर कि चीज़ें जो उनकी सीक्रेट हैं दे शुड बी लाइक दैट, यू नो, सैटेलाइट्स एंड ऑल दैट। जब हम मीडिया हाउसेस को भी बुलाया जाता है फर्स्ट डे के ऊपर, बट द वे उन्होंने कल सैटेलाइट इमेजेस से लेके ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने जो दिखाई है, दे वर सो कॉन्फिडेंट एंड सो यू नो फोकस्ड अबाउट कि ये चीज है और हमने इसको ऐसे किया है। हमने एयर में, स्पेस में, साइबर वर्ल्ड में, साइबर वर्ल्ड, अगर ये मैं सिर्फ मिलिटरीली बातें कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं तो समझता हूँ कि हमने मीडिया में, आप लोगों ने सोशल मीडिया में, हमारे यंगस्टर्स ने, और आप डिप्लोमेसी में कोई आपको आउटराइट मिला कि इस कंट्री ने कहा हो कि इंडिया को तुम ठीक कह रहे हो? नॉट अ सिंगल कंट्री, नॉट इवन अमेरिका, नॉट इवन देयर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं जो पहली दफ़ा ये बात हुई, मैंने कहा मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मोदी ने हमें इकट्ठा कर दिया। हम अपनी अंदर की सियासतों में उलझे हुए थे, और देखें ना फिर क्या हशर किया कि अब पहले हमारे एयर डिफेंस वाले ढूंढ रहे हुए थे इसको इंडियन ड्रोन आ रहा है कि नहीं, अब हमारे लोग जो है जाके कबाड़ी से ढूंढ रहे हैं कि ड्रोन किधर किधर बेचे लोगों ने उठा। बहुत इंटरेस्टिंग नेशन है। आई थिंक हमने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, वी वर नॉट पैनिक एट ऑल। और आपने जो भी बात की ना कि एज ए नेशन हमें यूनाइटेड कर दिया है, एंड आई रियली फील प्राउड अबाउट इट कि जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो हमारे इंटरनल मैटर्स थे, इस मौके के ऊपर दे वर पार असाइड, और हमने उस चीज़ को काउंटर किया और भरपूर अंदाज में किया। और इसको हमें अभी कैपिटलाइज करना चाहिए। ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है हमारी इंटरनल एक यूनिटी की, आई थिंक इसको हमें सियासी हो, इक्तिसादी हो, हर चीज़ में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इट्स अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। और बाकी जहाँ तक मोदी साहब की बात है, अब कल तो उसकी जो तकरीर सुन के मुझे अब क्या एक डिफीटेड आदमी की उसकी थी, जस्ट लाइक इट वाज जैसे उनके वो सेक्रेटरी डिफेंस बात करने आए थे। लुक एट हिज बॉडी लैंग्वेज। सर जो उन्होंने हमारी फॉर्मेशन पे अपने आर्मी चीफ अपने जो DGISPR वो उस तरह की हमारा जो फॉर्मेशन था उसी को कॉपी किया उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में। और वो एक पिक्चर जो हमने देखी जिसमें बॉडी लैंग्वेज जो सेइंग इट ऑल, कि आप एक हारी और आप एडमिट नहीं कर रहे। मैं इस पॉइंट पे आऊँगी कि आप एक तो आप हारे और बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए पूरी दुनिया के आगे, अब उसको एडमिट करने को आप तैयार नहीं है। ये जो ना करना है, इससे क्या एडवांटेज उनको होगा? क्योंकि जब हम CNN की बात करें, DW की बात करें, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट के
पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं एंड दे हैव द प्रूफ, उनके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। देखो हमने तो आपको होता है डिजिटल फुटप्रिंट, जो 30 साल 40 साल पहले होता था कि आप जब फायर करते थे आपके अंदर एक कैमरा लगा होता था जहाज़ में, वो देखता था कि टारगेट लॉक हुआ है, उसको आपने फायर किया है। अब तो सेटेलाइट इमेजरी और कंप्लीट, जैसे हमारे मार्शल औरंगजेब ने दिखाया पूरा कि ये डिजिटल फुटप्रिंट है, ये देखो इतने ब्लिप्स नज़र आ रहे हैं और ये देखो यहाँ पे एक गायब हो गया है, ये दूसरा गायब हो गया, तो 5 6 गिन दी उन्होंने, ये दिखाया उनको। और फिर इन हिशाम ड्राप 6-0 भाई, अगर आपका कोई, अगर आप कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे कि यू हैव लॉस्ट इन द वॉर, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली कन्फेसिंग। आपने कॉन्टेस्ट नहीं किया, हमने जो कहा है उसको आपने निगेट नहीं किया, तो ये सीधी सी बात है, वो माने ना माने। और अब उनका तो जो डोमेस्टिक मीडिया है, इंटरनल मीडिया है, वो उसको क्वेश्चन कर रहा है। और इवन उनके रिटायर्ड जो हैं, बट वो जो एक मेजर थे और एक वो बख्शी साहब थे, God, embarrassment for Indians. They are actually embarrassing for their own country. वो किसी और के लिए embarrassment नहीं है, वो इंडिया के लिए खुद एक embarrassment है। और मैं कहूँगा सॉरी एक चीज़ और, कि हमारे मीडिया ने बहुत अच्छा बिहेव किया, हमने कोई एग्जेजरेटेड बात नहीं की, बिल्कुल नहीं कि यहाँ बगावत होगी, ये हो गया वो हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा था कि सिखों ने ये कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमने एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया के तौर पे ऐसी चीज़ें उठा के नहीं की। और उन्होंने क्या कहा अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, इस्लामाबाद का घंटाघर तबाह कर दिया। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र थी कि लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दिया, तो आई वाज रियली वरीड। हम तो ढूंढते रहते थे वो बंदरगाह कि कहाँ है, हमें कोई बता दे, हमारे पास तो समंदर नहीं है। हम बैठ के कहते रहते हैं कराची वालों के पास समंदर है, लेकिन यहाँ तो उन्होंने बंदरगाहें उल्टा दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन बिहेव्ड वेरी वेल, वी गॉट यूनाइटेड एज अ नेशन, और इसी चीज़ को अब कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन अब जबकि कल एक मीटिंग भी हुई है DGMOs की, बिकॉज ये DG मिलिट्री ऑपरेशंस होते दोनों साइड के, ही इज़ द पर्सन हु इज़, जैसे एयरफोर्स में मार्शल औरंगजेब इज़ द डेप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस, बिल्कुल सही है, सो ही लुक्स आफ्टर ऑल द ऑपरेशंस ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ, या तो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ आर्मी चीफ CGS DGMO इज़ द वन जो कि हार्ड बैटल को उसको करता है। तो मैंने न्यूज़ में देखा कि एक पॉजिटिव बात हुई है दोनों की, दे हैव एग्रीड कि हम अपनी फोर्सेस को थोड़ा सा रिट्रीट करेंगे। तो आई थिंक मुझे तो एक रिफ्ट सी नज़र आई है इन इंडिया बिटवीन द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ मोदी एंड देयर आर्म्ड फोर्सेस। आई एग्री। देखिए एक फौजी जो है वो, उसको पता होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, उधर की कैपेबिलिटी क्या है। ख़ास तौर पे अगर एक एनकाउंटर हो जाए एंड यू सडनली रियलाइज कि ये तो मैंने इनकी स्ट्रेंथ देखी नहीं थी, तो ही विल नेवर गो फॉर समथिंग जो कि अगेन उसके लिए एम्बैरेसमेंट एक्सपोज करे उसको, वो थ्रेट करे। लेकिन आई कुड फील दैट, एंड आई थिंक दैट शुड बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मोदीज पॉलिटिक्स देयर। आई थिंक जैसे भी आपने बात की है सर, जैसे हमने देखा है इस सिनेरियो के अंदर कि चाहे उनका मीडिया हो, आप और आपने जो रिफ्ट का जिक्र किया वो हमें कुछ चीज़ों में इसलिए भी नज़र आई बिकॉज द वे दे वर explaining their defeat, they couldn't admit, they couldn't deny at the same time. वो ना इनकार कर पा रहे थे ना एडमिट कर पा रहे थे। the pressure, because जो एक्सट्रीमिज़म हमने देखा है इंडिया के अंदर, स्पेसिफिकली अगर हम मोदी सरकार की बात करें, आप कोई चीज़ उनके कंट्रोल के वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और उसकी आप ये रीज़न समझते हैं कि ये जो तैयारी शायद उनकी नहीं थी या उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, द वे पाकिस्तान सरप्राइज्ड देम? आई थिंक बहुत सी, मेरे तो ये भी ख्याल है इन माई ओपिनियन के इंडियन आर्म फोर्सेस में टॉप लेवल के ऊपर इतनी कोई विलिंगनेस नहीं थी कि वी शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, जो जैसे ही पहलगाम हुआ 10 मिनट पाकिस्तान पे मोदी ने इल्ज़ाम लगा दिया, फिर जाके अगले दिन तकरीर भी कर दी सियासी किस्म की, हम ढूंढेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनके उस एरिया के जनरल ने क्या कहा था जिसको रिमूव कर दिया? That was the beginning of the rift between the military leadership and the political leadership, and I think it's going to affect. देखिए ओवरऑल जो सेनर एलिमेंट्स हैं इंडिया में, वो जिन चीज़ों में प्राइड लेते थे आज से 20 साल 15 साल 30 साल पहले के, हम एक सेकुलर कंट्री हैं, और कुछ चीज़ें एविडेंट भी थी उनके कि उनके बॉलीवुड में मुस्लिम सोशल फिल्में भी बनती थीं और हर तरह की बनती थी,
कई मूवीज़ होती थी, उसमें दिखाया जाता था कि एक बेटा जो है वो खुम्ब के मेले में गुम के वो बन गया है मुसलमान, एक बेटा हिंदू है, एक बेटा क्रिश्चियन है। तो दे यूज्ड टू टेक प्राइड इन दैट। और इस मोदी ने आके हिंदुत्व के चक्कर में उनके एक सोशल फैब्रिक को, जो कि जिसकी हिंज इसके ऊपर थी कि वो एक सेकुलर कंट्री है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। और उनके जो सीनियर एलिमेंट हैं, जो तमीज़दार लोग हैं, उनको बड़ा रंज है इसका। मैं इनकी एक बड़ी मशहूर पुरानी एक्ट्रेस हैं, उनका मैं देख रहा था कि शी सेड कि मतलब उसके आबाओ अजदाद वहीं पे रहे हैं, एंड उसके फादर भी उसमें सिनेमा में थे, मदर भी थी, खुद भी है। एंड शी वाज सेइंग कि मुझे मुंबई में घर नहीं मिल रहा किराए के ऊपर, क्योंकि सिर्फ मेरा नाम एक मुसलमान वाला है। तो इफ़ दैट इज़ हैपनिंग, तो आप देखिए क्या होगा। और एट द सेम टाइम इसके साथ इनकी जो 10-12 अपनी रियासतों में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उसको भी बूस्ट मिलेगा। और इवन आप सिखों के साथ देख लें, आप गुजरात में देख लें, आप किसानों के इशू को देख लें, मतलब इंटरनली इतने ज़्यादा मैटर्स हैं जो कि इस मोदी सरकार को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। रादर देन सॉर्टिंग देम आउट, दे आर ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर एवरीथिंग। मतलब हम अपने घर के मसले पहले देख लें, और हमने इस सारे सिनेरियो के अंदर जब हमारे इंटरनल मैटर्स सब ऑफ थे, हमने कोशिश की थी कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करें, बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस चीज़ को साइड पे रखा और हमारा फोकस हमारे इंटरनल मैटर्स ज़्यादा रहे हैं हमेशा से। ऐसे ही है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से, कुछ भी आप पब्लिक को कहना चाहें? मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि ये जो अभी सूरत हाल है, इसमें अपनी जो अंदरूनी जो आपके जो भी सियासी इख्तलाफात हैं, दूसरे इख्तलाफात हैं, इनको जो हम हिंदुस्तान को कह रहे हैं ना कि मिलिटरीली जो बातें हैं कश्मीर, उसको बैठ के बात करें, आप भी उसको बैठ के बात करें। और थोड़ी सी एक और गुजारिश है, मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मीडिया पे जब आते हैं और बात हो रही होती है ऑपरेशन, जो हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशन हैं, और बीच में लोग अपनी सियासत के ऊपर लड़ाई शुरू कर देते हैं। फॉर गॉड सेक, लेट्स नॉट शो दिस फेस टू द वर्ल्ड। इसका फ़ायदा उठाइए। एंड नाउ एज अ नेशन वी नीड टू राइज इकोनॉमिकली, वी नीड टू राइज इंटरनली। इसके लिए काम करें, यूनिटी को लेके आएँ और ईमानदारी से अपना काम शुरू कर दें। वो भले हाईएस्ट लेवल के ऊपर हो या छोटा सा काम हो कि आपने ग्रीन बेल्ट को मोटरसाइकिल से इधर क्रॉस नहीं करना। लेट्स बी पॉजिटिव एंड और इससे हम एक बेहतर कौम बन के निकलें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, पाक फ़ज़ाइया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया और पाक फ़ज़ाइया की कामयाबी को जैसे हम सेलिब्रेट करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हर तरह से हर चीज़ को, और पाकिस्तानी अवाम, आपको पता है, जितनी मर्जी पैनिक सिचुएशन हो, जितना मर्जी हम मुश्किल में हो, हम इंजॉय करने या सेलिब्रेट करने का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। सो आज वी वर सेलिब्रेटिंग अर्लियर आर पाक आर्मी, आर एयरफोर्स एंड एवरीवन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नाकाम कोशिश की गई थी जी पाकिस्तान की लीग को डिस्टर्ब करने के हवाले से। डिस्टर्ब तो नहीं मैं कह सकती कि हुई, लेकिन अब दोबारा से 17 मई से जी इस लीग का दोबारा आगाज़ हो रहा है। PSL 10 की हम बात कर रहे हैं। बाकी जो 8 मैचेस हैं वो 17 मई से 25 मई तक खेले जाएंगे। ये जो डेवलपमेंट है, और ये मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनके हवाले से कुछ कंसर्न्स थे कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, दो कि बहुत सारे प्लेयर्स ने यहाँ जाते हुए कहा था कि वी आर विलिंग टू कम बैक टू पाकिस्तान टू प्ले द रेस्ट ऑफ द मैचेस। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया अर्मिला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। याया साहब, ये अच्छी डेवलपमेंट है कि हमारे जो मैचेस को डिस्टर्ब करने की या लीग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, अब दोबारा से उसको हम खेलने जा रहे हैं 17 मई से। थोड़ी सी फर्दर डिटेल्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए तो। जी बिल्कुल बजा फरमाया अर्मिला आपने। और पाक भारत कशीदगी, पाक भारत जंग के बाद और दोनों मुल्कों में क्रिकेट के हवाले से भी एक तातुल पैदा हुआ।
गुज़िश्ता रात इंडियन प्रीमियर लीग जो कि मुतासर हुई थी इस पाक भारत जंग की वजह से, उसकी डेट बाकायदा तौर पर अनाउंस हो गई है। 17 मई से 3 जून की विंडो दी गई है उसको। बट आइंदा चंद घंटों में पाकिस्तान सुपर लीग के जो 8 मैचेस हैं, 4 लीग मैचेस हैं, 2 क्वालिफायर हैं, 1 एलिमिनेटर है बशमुल फाइनल, उसके हवाले से जो है जिस तरह आपने बताया कि 17 मई से 25 मई की डेट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो यकीनन इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम स्टेक होल्डर्स जो उनकी 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके साथ राब्ते में हैं। कुछ SOPs हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी सॉर्ट आउट करना है, जिनको फाइनलाइज़ करना है। उसके बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा याया साहब, आपने खुद भी कहा कि अभी कुछ चीज़ें फाइनलाइज होनी हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से, जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं हमारे, उनके लिए भी कुछ कंसर्न्स अपनी जगह पे मौजूद हैं कि कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। ज़ाहिर है हर एक की अपनी मसरूफियत है, अपनी अवेलेबिलिटी है, वो क्या सिनेरियो होगा, और अगर नहीं आते कुछ लोग तो उनके ऑल्टरनेट पे हमारे पास क्या रिप्लेसमेंट्स मौजूद हैं? जी अर्मिला, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि आपको पता है कि खिलाड़ी जो हैं वो दुबई चले गए थे। पहले उनको कहा गया था कि आप दुबई में स्टे करेंगे। बाद में जब जंग शुरू हुई तो खिलाड़ी जो हैं अपने अपने मुल्कों को रवाना हो गए। और उसके बाद दूसरा चैलेंज जो है कि मुख्तलिफ़ खिलाड़ी जो पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में थे, उनकी अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं अपने मुल्कों की तरफ से, तो उसकी वजह से भी वो अब अनअवेलेबल हैं। जहाँ तक रही बात कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जिनकी दस्तयाबी के हवाले से क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइजीज़ जो हैं वो होपफुल हैं, तो अभी उनके हवाले से भी तय होना बाकी है। होता यह है कि एक मैच में 4 ओवरसीज़ खिलाड़ियों को खिलाने की गुंजाइश होती है, लेकिन जो इस वक्त हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक फ़िलहाल तो जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें शायद इस बार PSL के जो 4 लीग मैचेस हैं, 2 क्वालिफायर हैं, 1 एलिमिनेटर है बशमुल फाइनल, उसमें आपको शायद गैर मुल्की खिलाड़ी दिखाई ना दें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज़ की जो पहली तरजीह है वो ये है कि किसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 को जो है वो कंप्लीट किया जाए। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स हैं, TV राइट्स के पैसे हैं, इन चीज़ों की वजह से। और फिर 10 साल पूरे हो जाएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के, तो उसके बाद जो है वो चीज़ों को आगे एक असर नौ तरतीब देना है। तो इस वक्त ये तरजीह है। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि आफ्टर द PSL 2025 बांग्लादेश की टीम T20 सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये विंडो तलाश की गई है। अच्छा, ये जो विंडो हमने तलाश की है इसमें जो मैचेस हैं, हम रावलपिंडी स्टेडियम में तमाम तर मैचेस करा रहे हैं, और आई एम नॉट रॉन्ग तो ये वही वाली सूरत हाल रही है। एक बड़ा मैसेज क्लियर भी डू यू थिंक कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देने की कोशिश की है कि जहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई थी हम वहीं पर मैचेस कंडक्ट करा रहे हैं? अर्मिला, जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं तो रावलपिंडी के साथ दूसरा ऑप्शन जो है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर का है। जहाँ तक आपने बात की कि दुनिया को पैगाम देना, तो दुनिया को तो हमारी अफवाज ने पैगाम दे दिया है कि हम सबसे बेहतरीन हैं, हमें चैलेंज करने का आप कुछ ना सोचिएगा। जहाँ तक आपने बात की कि रावलपिंडी में जो पिंडी इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर के मैच के दौरान भारतीय ड्रोन जो है वो गिरा था, तो ये भी आपकी बात अपनी जगह बजा है कि रावलपिंडी जो है वहाँ पर लीग के आखिरी 4 मैच को मुनक्किद कराने के बाद टूर्नामेंट को लाहौर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अब इसमें चैलेंज ये आ रहा है कि जो ब्रॉडकास्टर है, जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, उनका ख्याल ये है कि एक ही वेन्यू का इंतखाब किया जाए, एक ही जगह पर इन 8 मैचों को रखा जाए। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो 2 वेन्यू के साथ इन 8 मैचों को फिनिश करेगा, और पिंडी और लाहौर होपफुली जो है वो आपको 17 से 25 की विंडो में एक्शन में दिखाई देंगे। ठीक हो गया। अभी आपने IPL का भी जिक्र किया है याया साहब, जाहिर है एक बड़ी लीग है और इंडिया हमेशा से दावा करता आ रहा है कि जी हमारी लीग है, हमारी इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखा जाए तो इट्स अ बिगर लीग। उनको बड़े चैलेंजेस रहे जब उनको ये विंडो तलाश, क्योंकि उनके लिए भी आगे चीज़ें जो लाइनअप थी उसके दौरान इस विंडो को तलाश करना और फिर उनके लिए ऑल्टरनेट वेन्यू के ऊपर जाना। दो कि अब ये कशीदगी ख़त्म हो गई है या सीज़ फायर हो गया, बस उसके बावजूद एक कंसर्न तो वहाँ पर था और एक पैनिक की सूरत हाल भी थी। दो कि ऑन द अदर हैंड हमने PCB को देखा, दे वर वेरी कन्वीनियंट अबाउट टेकिंग PSL टू अबू धाबी, और वहाँ पे हम दुबई स्टेडियम में जाके करा लेंगे मैचेस। मतलब अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि
बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया कि सीज़ फायर हो गया है और पाकिस्तान में तो फ़्लाइट ऑपरेशन ज़िंदगी मामूल पर दिखाई दे रही है, बट फ़िज़ाई सरगर्मियाँ भारत के बहुत सारे शहरों में अभी भी मुअत्तल हैं। अगरचे इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 17 मई से 3 जून की डेट्स तो अनाउंस कर दी हैं, बट अब भी मुझे जो है वो कुछ इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ आते हैं कि वहाँ पर जो लॉजिस्टिक चीज़ें हैं, जो गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद है, वो किस तरह मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो हैं उनको बड़ा सीरियस कंसर्न है। उन्होंने तो माजरत भी कर ली है, उनको तड़ियाँ भी लगाई जा रही हैं कि जी अगर आप इस बार नहीं आए तो फिर अब अगली बार आपको देख लेंगे। उधर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर एसोसिएशन है, उन्होंने खिलाड़ियों के पीछे खड़े होने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि आप इस तरह धौंस धमकी से नहीं बुला सकते, अगर कोई नहीं आना चाह रहा तो आप उनको नहीं बुला सकते। फिर जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस हैं, वो आईपीएल में एक टीम के कैप्टन हैं, लेकिन उनकी टीम का जो मुस्तकबिल है परफॉर्मेंस की वजह से अब वो दिखाई दे नहीं रहा। फिर अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जून में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फ़ाइनल होना है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फ़ाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं इंडियन क्रिकेट को, बट अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान ने पहले ये कहा था कि हम दुबई में लीग को लेकर जा रहे हैं, फिर जंग की वजह से उसको वहाँ पर स्टॉप कर दिया गया। अब लीग पाकिस्तान में होना ये एक अच्छी खबर है। बाहर जाना बिल्कुल भी पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में नहीं था, और पाकिस्तान में लीग के आखिरी मैचेस मुनक्किद हो रहे हैं, दैट्स वंडरफुल। और इनका होना, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की सरगर्मियाँ पाकिस्तान में होना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छा, डू यू थिंक कि ये जो आपने अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से भी बात की थी पीएसएल में, और ये दो कि अभी हम जिस तरह से कुछ क्लियर पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पे वाज़े हो रही थी, अगर ये इंटरप्शन ना होती मैचेस में, तो बहुत ज़्यादा जो फ्रेंचाइजेज़ हैं उन पे इफ़ेक्ट होगा इन प्लेयर्स के ना आने से, या इनके रिप्लेसमेंट्स लाने पे उनको कोई कंसर्न्स हैं अपनी जगह पे? देखिए अर्मिला, जो पाकिस्तान सुपर लीग का चार्म है, जो कशिश है, वो डेफिनेटली इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि गैर मुल्की खिलाड़ी और गैर मुल्की खिलाड़ी इस लीग का रंग है, इस लीग का जो है वो अट्रैक्शन है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। बट अब सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को लाना खिलाना इतना आसान होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट विंडो है, बहुत टाइट सिचुएशन है। तो इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड का फर्स्ट चैलेंज है, जो फर्स्ट टास्क है फ्रेंचाइजीज़ का भी, कि किसी तरह इस लीग को कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि एक साइकिल मुकम्मल हो जाएगा 10 साल का, उसके बाद फिर टीमों को बिकना है, फिर टीमों के मामला तय होने हैं, फिर नई जो टीवी राइट्स है उसको सेल आउट होना है, नई स्पॉन्सरशिप के मुआहदे होने हैं, वो तभी होंगे तब आप इसको क्लोज करेंगे सीज़न 10 2025 को। तो ये अनाउंसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं आते तो कोई मसला नहीं है, 8 ही मैच बाकी हैं, हमारे अपने प्लेयर्स तो इस लीग की रौनक बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने चलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट खोला है, ये जो अब 10 साल कंप्लीट होंगे पीएसएल के, और फिर नई स्पॉन्सरशिप्स हैं, नए मुआहदे हैं, नई फ्रेंचाइजेस के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। अब सो ये जो नेक्स्ट सीज़न है उसकी तैयारी ऑब्वियसली अभी से शुरू होगी जब ये वाइंड अप होगा अब सीज़न 10। व्हाट डू यू थिंक कि जो नई फ्रेंचाइजेस को लेकर कुछ खबरें आ रही थी, क्या वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होंगी, और फिर जो नई स्पॉन्सरशिप्स हैं, नया एक सारे सेटअप बनाने की कोशिश की जाएगी और इसको मजीद बेहतर करने की भी कोशिश की जाएगी कहीं ना कहीं? और मतलब इससे पहले कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इस पीएसएल में? मैं तो लाहौर कलंदर्स, आई एम ऑलवेज अ लाहौर कलंदर फैन। अच्छा, तो आप हैं भी लाहौर में, लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी लाहौर कलंदर फैन, मुझे लगता है नहीं हो, लाहौर कलंदर तो हमारी टीम है। नहीं, मैं तो लाहौर कलंदर का फैन नहीं, मैं तो लाहौर कलंदर टीम है मेरी, मैं ऑन करता हूँ उसको। आतिफ राना, समीन राना समझ लें मेरे भाई हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मस्ट विन गेम है लाहौर कलंदर के लिए। जो पेशावर ज़ल्मी के साथ उनका मैच है वो मेक और ब्रेक वाला मैच है, और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि दुआ कीजिए, अगर आप इस टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर को लाहौर में खेलता हुआ देखना चाहती हैं तो लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि उनके पास हारने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जहाँ तक आपने नए माहिदों की बात की है, नई टीमों की बात की है, बात हो रही है अर्मिला, 6 टीमें हैं, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी।
और बात ये हो रही है कि मज़ीद 2 टीमों का इंदराज किया जाए आने वाले सीज़न में, बट मुझे लगता है कि कबल अज़ वक्त होगा अभी ये कहना कि मज़ीद 2 टीमें जो हैं वो इस लीग का हिस्सा बनेंगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि जिस तरह ये 6 टीमें सेल आउट हुई हैं 2016 में, इन टीमों की अब जो कीमत है वो बढ़ेगी, स्पॉन्सरशिप के नए माहिदे होंगे, फिर टीवी का भी नया माहिदा होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों के साथ साथ जो हम बात करते हैं कि होता ये था कि हर सीज़न के बाद 8 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाता था, कुछ खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाता था, जिस तरह शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, फ़खर जमान लाहौर कलंदर के लिए खेले हैं, या अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से फ़खर शादाब खान खेले हैं, इमाद वसीम खेले हैं, हैदर अली खेले हैं। तो अब जब ये लीग दोबारा से रीस्टार्ट होगी, या आप ये कह लें कि दोबारा से जो ओनरशिप का जो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल है वो इन टीमों के मालिकान के पास ही होगा, और मुझे नहीं लगता कि टीमों की जो ओनरशिप है वो तब्दील होगी। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी जो कई सालों से आपको मुख्तलिफ टीमों के साथ एसोसिएट दिखाई दे रहे हैं, अब ये नहीं होगा, क्योंकि टीमों को असर 9 खिलाड़ियों को जो है वो ड्राफ्ट में जाकर पिक करना होगा। तो ये एक नया मरला होगा एंड इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और PSL के हवाले से हमें मजीद कुछ ओवरव्यू भी दिया और जो चीज़ें चेंजेस आ रही हैं उसके हवाले से बताया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। वैसे हम अपने पड़ोसी मुल्क की जो हरधर्मी है उसको तो दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई ऐसा खुद से छेड़ाछाड़ी करते हैं उसके बाद जब उनको मुंह की पड़ती है तो फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो मुख्तलिफ महाजों पे निकालते हैं। और आजकल उनका जो टारगेट है वो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री या हमारे वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उनकी इंडस्ट्री में जाके कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन अब उन आर्टिस्ट को चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी पिक्चर्स को डिलीट करना हो थंबनेल से, या उनको अपनी मूवीज़ से निकालना हो, या कोई भी ऐसी मतलब जितनी आप छोटी हरकत सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और हमने देखा भी है अभी रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया के ऊपर मावरा हुसैन और उनके जो को एक्टर थे उनके साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके अलावा माहिरा खान की जो मूवी आई थी शाहरुख खान के साथ, उसमें जो थंबनेल था यूट्यूब के ऊपर गाने के ऊपर से माहिरा खान को रिमूव कर दिया गया। फिर उसके साथ हानिया आमिर एक मूवी कर रही थी पंजाबी की, उनको उस मूवी से साइड किया गया। फिर उसके साथ साथ फवाद खान अपनी मूवी की एक प्रमोशन कर रहे थे, उस मूवी की प्रमोशन तो खैर कहाँ ही गई। लेकिन फिर अच्छा उसके साथ साथ कुछ हमारे यहाँ पे भी कुछ मिला जुला इम्पैक्ट या कह लें डिस्कशंस चल रही हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज़ ने बहुत वोकल होकर इस सारे मामले को सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट किया, और दूसरे एंड पे कुछ सेलिब्रिटीज़ ने खामोशी इख्तियार की या उन्होंने बहुत ही जो कह लें नॉर्मल सी स्टेटमेंट दी जिस पे फैंस को ज़ाहिर है एतराज़ हुआ है। हमारे साथ तमरीन फातिमा मौजूद हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं और शोबिज़ को कवर भी करती हैं और बड़ी अच्छे एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ भी देती हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, क्या चल रहा है? हम तो हमेशा से शोबिज़ और हमारे स्टार्स और हम सब कहते हैं कि जी जो आर्ट है इसमें कोई पॉलिटिक्स कोई सरहद नहीं होती है, लेकिन अभी ये तो अजीबो गरीब से हरकत कर रहा है। देखें, इंडिया ने हमेशा इसी तरह से किया है, स्पेशली जब मोदी की गवर्नमेंट आई है और जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं इसी दौर में ही ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मोदी ये चाहता है, मोदी कुछ काम तो खुद कर नहीं रहा होता, उसकी कोशिश होती है कि हिंदू मुस्लिम जो फसादात है ना उसकी बेस पर वो अपने इलेक्शन सीधे करें। अभी भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ है। अब आप ये देखिए पहलगाम का जो अटैक हुआ है अभी तक वो उसके सबूत नहीं दे सके हैं, राइट? अच्छा, आपने भी एक बात की कि हमारे कुछ शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ ने खुलकर बात की, कुछ ने नहीं की, नॉर्मल सी स्टेटमेंट्स दी। तो ऐसा नहीं है कि भारत में भी सब ने खुलकर बात की है या बात की है। अजय देवगन हैं, अर्जुन रामपाल हैं, सुनील शेट्टी हैं, अक्षय कुमार हैं, काजोल हैं, अनुपम खेर हैं और कंगना हैं। इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स जारी किए। अनुपम खेर ने बहुत नफ़रत अमेज़ जो एक वीडियो होती है वो बनाई पाकिस्तान के अगेंस्ट। इनके ट्वीट्स आए, इनकी सोशल मीडिया पोस्टें आई, चलें ठीक है, आ गई। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, सैफ अली खान हैं, आमिर खान हैं, इवन अमिताभ बच्चन, इनकी तरफ से ना पहलगाम अटैक पे कोई स्टेटमेंट आई, ना ही कोई सीज़ फायर पे, ना ही जब ये जंग हो रही थी मोदी जो कुछ कर रहे थे उसके ऊपर वो बोले ही नहीं हैं।
ठीक है, जबकि यहाँ फवाद को सबसे ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर तनकीद की गई। माहिरा खान ने लगाई पोस्ट, फवाद ने भी लगाई, लेकिन बाल की खाल उधेड़ी गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा ही फवाद के लिए जो है ना वो सोशल मीडिया कैंपेन चली है। अब बात पता है क्या, कि फवाद खान ना सिर्फ पाकिस्तान के हीरो हैं, वो बॉलीवुड के भी हीरो हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मे भी किसी को मेरी बात बुरी लगे, फवाद खान शायद हमारी इंडस्ट्री के भी उस तरह से डार्लिंग नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के ड्रामे रिफ्यूज़ कर दिए होंगे, फिल्में रिफ्यूज़ कर दी होंगी। भाई फवाद की मर्जी है, फवाद काम करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को ये भी गुस्सा होगा कि भारत में जाके फिल्म कर ली, यहाँ फिल्म नहीं की, यहाँ हमारा प्रोजेक्ट नहीं किया। उस गुस्से में भी नादिया खान ने जो कुछ कहा या मिशी खान ने कहा या और भी लोगों ने, उनके फैंस ने कहा, शायद वो कहीं ठीक भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस तरह से भी फवाद के ऊपर गुस्सा निकाला है। अब आप उधर देखें इंडस्ट्री को, तो शाहरुख खान जो हैं अब वो भी 60 साल के हैं। सलमान खान की ये जो रीसेंट फिल्म आई सिकंदर या पता नहीं क्या उसका नाम था, आप ये देखें कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, ये सलमान खान के करियर की मैं बात कर रही हूँ, कि वो उस फिल्म के लगे हुए शोज़ जो थे ना वो उतर गई, फिल्म बंद कर दी गई क्योंकि फ़िल्म फ्लॉप हो गई। सलमान खान की इस वक्त मार्केट वैल्यू बिल्कुल डाउन है। आमिर खान जो हैं उनकी पिछली 1-2 फिल्में फ्लॉप हुई थी, वो अभी तक वो भी उनकी मार्केट वैल्यू उस तरह से नहीं रह गई। शाहरुख खान, तो फवाद खान जो हैं उनके, फवाद खान के ज़रिए वो अपनी इंडस्ट्री को शायद बूम देना चाहते हैं। अब लेकिन वो फवाद को काम भी तो नहीं दे रहे, उन्होंने एक या 2 मूवीज दी हैं, उसके अलावा तो फवाद नहीं, देखिए मेरी बात सुने, वो आप, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, फवाद के साथ वो काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में आपको लगता है काम करना चाहते हैं? कौन? फवाद काम करते हैं या करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते होंगे। देखिए हर एक की अपनी अपनी मर्जी होती है, ठीक है, चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, आप उसके ऊपर किसी को तनकीद नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक ये कि फवाद ने ये नहीं कहा, फवाद ने वो नहीं कहा, फवाद फैंस आप ये, हम अगर फैन पर्सपेक्टिव से देखें, जो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं अमरीन, जाहिर है पीपल वांट कि फवाद खान जो हैं हम उनको पाकिस्तानी सिनेमा पे देखें, पाकिस्तानी स्क्रीन पे देखें। मैं खुद कहती हूँ हम देखना चाहते हैं, लेकिन अगेन वही बात है अरमला कि हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है, वो काम करना चाहे या ना करना चाहे। और फवाद खान इतना सोशल मीडिया पे है भी नहीं है। आपने कितने उनके इंटरव्यूज देखे हैं या आपने कितने उनके पोस्टर देखी हैं सोशल मीडिया, ठीक है ना। और फिर गौरव आर्या जैसे थर्ड क्लास जो लोग हैं वो कहते हैं जी 2 टके के पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। मुझे एक बात बताएं, इन 2 टके के आर्टिस्टों को शाहरुख खान अपनी फिल्म में लेता है, करण जौहर फिल्म में लेता है, तो उनका स्टैंडर्ड डिफाइन कर दें, उनका क्या है अगर ये 2 टके के आर्टिस्ट हैं। अच्छा नहीं, थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री इस मामले में कर रही हूँ, क्योंकि आप सही कह रही हैं कि वो करना चाहते हैं, वो कास्ट करते भी हैं, दे आर विलिंग टू यू नो, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक कि हमारी एज एन आर्टिस्ट बहुत सारे लोग जो इतराज़ कर भी रहे हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वो आपको इस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं जस्ट बिकॉज के बॉर्डर के ऊपर कशीदगी है, कि वो आपकी प्रमोशंस नहीं होने दे रहे, आपके पोस्टर्स हटा रहे हैं, तो वन शुड हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दे शुडंट डू इट। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ये हम भी कहते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए अगर कोई उसके ऊपर जवाब नहीं दे रहा। या तो हो कि फवाद, माहिरा, हानिया के पास आप माइक लेकर गए हैं, आपने कोई बात करने की कोशिश की है, उन्होंने आगे से कोई बात ही नहीं की है, तब तो समझ में आता है, ठीक है ना। स्टेटसेस ऐसा नहीं है, हाँ। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत फवाद के साथ कुछ ज्यादा ही कैंपेन चल रही है। अब जो कंगना है, उन्होंने एक इंस्टा स्टोरी लगाई थी, उसमें उसने लिखा था कि कॉकरोचेस बोला पाकिस्तानियों को, फिर जी के वाइप आउट कर देंगे। और कंगना वो खातून है जिनकी बॉलीवुड में किसी से बनती नहीं है। उनकी आई डोंट नो वो क्या समझती है। अच्छा मजे की बात ये है कि जब इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, इनके जो मैंने नाम आपको शुरू में बताए आर्टिस्टों के, इन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के ट्वीट्स किए, सोशल मीडिया पोस्टें लगाई। आप मुझे बताएं, इनमें से जब पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया है इन अटैक्स का, उसके बाद कितने आर्टिस्ट इनके वापस आकर बोले हैं। अनुपम खेर तो बाकायदा रोने वाली, उसने कल वीडियो में देख रही थी कि वो बेचारा सिर्फ रोया नहीं। That's sad. चलें, अनफॉर्चुनेट। थैंक यू वेरी मच अमरीन, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौके भी दिया और ज़ाहिर है आप कवर करती हैं, आप बेहतर तौर पे बता सकती हैं। जी ये कुछ खबरें थी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से, और वो जो डिस्कशंस और एक डिबेट चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर हमने आपके साथ शेयर की। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, मैंने आपसे इजाज़त लेनी है, लेकिन जाते जाते आपको नताशा इनफैक्ट हमें बता रही हैं कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आप जिस डब्बे के अंदर से जो एक लग्जरी किस्म का सफ़र करना चाहते हैं जिसमें आला हुकूमती शख्सियात सफ़र करती हैं, तो अब वो आवाम के लिए भी खोल दिया गया है और आप भी उसमें सफ़र कर सकते हैं। मज़ीद उसमें क्या फैसिलिटीज़ होंगी, इस हवाले से नताशा रहमान आपको बता रही हैं और मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। गुड मॉर्निंग, मुझे कहते हैं नताशा रहमान। तो नाज़रीन, आज मैं रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और आज मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपको एक लग्जरी ट्रेन दिखाना चाह रही हूँ। आप सब ने ट्रेन का सफ़र ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर किया होगा, लेकिन वो नॉर्मल ट्रेन्स हैं जिनमें हम सफ़र करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेन है ये वज़ीर आज़म मुल्क के और प्रेसिडेंट मुल्क के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इस लग्जरी ट्रेन को पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया है और अब इसमें पब्लिक भी सफ़र कर सकती है। आप सब इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए कैसे बुकिंग करवा सकते हैं और इसका किराया कितना होगा, कितनी देर में ये आपको मंजिल पर पहुंचा देगी और साथ ही साथ इसमें आपको क्या सहूलियात दी जाएंगी, ये आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आइए हमारे साथ और चलकर ट्रेन देखते हैं कि आप अपने सफ़र को कैसे आरामदा बना सकते हैं। ट्रेन में जा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आज आपको वो ट्रेन दिखाने जा रही हूँ जिसको वज़ीर आज़म सैलान ट्रेन का नाम भी दिया गया है। और ये ट्रेन कब शुरू की गई थी, क्यों बनाई गई थी? ये ट्रेन स्पेशली जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट, उनके लिए ये ट्रेन शुरू की गई थी और 1974 और 1975 में भुट्टो के दौर में इसको शुरू किया गया था। अभी इस ट्रेन की क्या खसूसियात है, इसमें क्या कुछ मौजूद है? ट्रेन की 2 बोगियाँ हैं, 74 और 75। 74 की अगर हम बात करें तो 74 में बेडरूम मौजूद है, बेबी बेडरूम मौजूद है, वॉशरूम मौजूद है। 75 की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर डाइनिंग रूम मौजूद है, किचन की सहूलियात भी दी गई हैं। और एक अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रेन के आप शीशे देख रहे हैं ये बुलेट प्रूफ शीशे हैं। यहाँ से आपको किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता अगर कोई कोशिश करता है, क्योंकि लग्जरी ट्रेन इसको कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि आज चलकर आपको इस ट्रेन का विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ सहूलियात आपको दी गई हैं। और आपको ये भी बताती जाऊँ कि इस ट्रेन में तकरीबन 10 लोगों के सोने की कैपेसिटी है और 16 से ज़ायद लोग इस ट्रेन में बैठकर सफ़र कर सकते हैं। अभी लाउंज के बाहर मैं मौजूद हूँ, अंदर चल के दिखाते हैं कि क्या सहूलियात यहाँ पर मौजूद है। ये खूबसूरत से और बड़े आरामदाह सोफ़े यहाँ पर लगाए गए हैं जनाब। टेबल्स मौजूद हैं और एक टेबल आपकी स्टडी के लिए भी यहाँ पर लगाया गया है। एलईडी की बात कर लें तो एलईडी लगाई गई है, घड़ी भी मौजूद है। इसके अलावा पंखे लगाए गए हैं छोटे छोटे, ताकि जो माहौल गर्मी में गर्म हो जाता है वो ना हो। एसी का जो इंतज़ाम है वो लगाया गया है। आगे चलकर देखते हैं कि आगे क्या कुछ मौजूद है और क्या आपको सहूलियात दी जा रही हैं। यहाँ पर इस ट्रेन में हमें बेडरूम भी मिलेगा जनाब। आपने परेशान नहीं होना अगर आपने आरामदाह सफ़र करना है तो ये ट्रेन मेरे ख़्याल से बहुत बेहतरीन होने वाली है। ये मास्टर बेडरूम है जी जनाब, मास्टर बेडरूम। इसमें हमें एक अलमारी मिलेगी और अलमारी के साथ कुछ ब्लैंकेट्स जो हैं वो भी हमें मिलेंगे। कुछ जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी इस कबर्ड के अंदर मौजूद हैं। ये देखिएगा, कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा दिखाएं। कबर्ड्स के अंदर ब्लैंकेट्स मौजूद हैं, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप यहाँ से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन की बात करें तो उनको बड़ा मसला होता है कि उन्होंने तैयार होना है, खूबसूरत नज़र आना है, तो ऐसे में ख़वातीन के लिए यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल भी लगाया गया है। और इस ट्रेन में छोटी सी जगह है लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है, सेटिंग की गई है चीज़ों की। वॉशरूम बिल्कुल मौजूद है, यही वॉशरूम अटैच वॉशरूम आपका बेडरूम के साथ भी है।
बच्चे मौजूद होंगे आपके साथ। जाहिर सी बात है, जब आप सफ़र करते हैं तो पूरी फैमिली के साथ सफ़र करते हैं, कहीं आउटिंग के लिए जाना है तो बच्चे साथ ही मौजूद होते हैं ऐसे में। तो ये बच्चों के लिए एक बेडरूम बनाया गया है जनाब, आरामदा बेडरूम है। यहाँ पर एक बच्चा लेट सकता है और एक बच्चा उस वाली साइड पे और एक ऊपर वाली साइड पे, यानी कि इस वाली केबिन में 3 बच्चे आराम से लेट सकते हैं। और ये टेलीफोन भी मौजूद है कि अगर आपको कोई भी मसला हो जाता है तो आपने इस टेलीफोन को उठाना है। किसी भी मदद के लिए आपको ज़रूरत है या कोई भी मदद आपको दरकार है तो आपने कॉल्स करनी है और बताना है कि आपको ये हेल्प चाहिए। बच्चों के रूम की बात करें तो यहाँ पर भी अटैच वॉशरूम साथ ही दिया गया है। नाज़रीन, ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन में आप सफ़र कर सकते हैं। लग्जरी ट्रेन है, लेकिन लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे तो तकरीबन 5 घंटे इस ट्रेन में लगेंगे। और अगर आप लाहौर से कराची जाएंगे या फिर कराची से लाहौर आएंगे तो इसमें तकरीबन 18 घंटे लगेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि ये जो ट्रेन होगी, इसको आम ट्रेन के साथ इस बोगी को 2 बोगियां जो हैं लग्जरी बोगियां, इनको आम ट्रेन के साथ अटैच किया जाएगा और आप इजीली इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। और जो पूरी दोनों बोगियों का किराया है वो लाहौर से कराची तकरीबन 6 लाख है, जबकि लाहौर से इस्लामाबाद की बात करें तो लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1.5 लाख रुपया है। तो नाज़रीन, अभी मैं किसी घर के डाइनिंग रूम में नहीं बैठी हूँ, बल्कि उस ट्रेन के डाइनिंग रूम में बैठी हुई हूँ जो कि वज़ीर आज़म और जो हमारे जितने भी सीनियर पॉलिटिकल लोग हैं वो इस ट्रेन में सफ़र करते हैं। लेकिन अब इस ट्रेन को आवाम के लिए भी खोला गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस डाइनिंग रूम में 14 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं और खाना खाते हुए आप कर्टन्स भी पीछे कर सकते हैं और जो अच्छा नज़ारा है वो भी ले सकते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारे से ये खुल जाएं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लें, ये बाहर का आप नज़ारा भी ले सकते हैं। और जब आप खाना खा रहे हैं और बाहर ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है तो क्या खूबसूरत व्यू होगा। अभी दूसरे केबिन की तरफ चलते हैं। किचन भी मौजूद है। आपने कुछ पकाना है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ख़वातीन के लिए बड़ा मसला होता है कि जनाब बच्चे साथ होते हैं और फिर आपने कुछ ना कुछ पकाना भी होता है। तो ऐसे में यहाँ पर किचन में तमाम सहूलियात आपको दस्तयाब होंगी। डिस्पेंसर मौजूद है, फ्रिज भी मौजूद है, अवन मौजूद है और दीगर जो तमाम सहूलियात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। केबिन खोल के दिखाते हैं, बर्तन भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। ये ना हो कि आप लोग जब आएँ तो आप घरों से बर्तन भी उठा के ले आएँ, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें दस्तयाब हो जाएंगी। तो ये ट्रेन की जो डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अटेंडेंट रूम भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर आपके साथ कोई अटेंडेंट आता है बच्चों की हिफाजत के लिए या फिर उनकी देखभाल के लिए, तो आप उसको यहाँ पर एक अलग से रूम देख सकते हैं। तो ये चूल्हा है जनाब, और इसको हम अभी चलेगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। ट्रेन का सफ़र मैंने आपको दिखा दिया है और बता दिया है कि यहाँ पर क्या सहूलियात मौजूद हैं। और अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो आप रेलवे की ऐप पर जाकर बुकिंग करवा सकते हैं और फिर किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर इसकी बुकिंग आसानी से करवा सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, मैं दोबारा से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।